गाइस दिस इज़ उपेंद्र। सो आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। काफ़ी आज 3-4 दिन के बाद मैं फिर से एक वीडियो बना रहा हूँ। तो बहुत लोग कमेंट कर रहे हैं कि जेपीएससी पेपर 2 के लिए या ओवरऑल जो जेपीएससी का प्रीलिम्स है उसका सिलेबस को कैसे मैनेज किया जाए, कैसे पढ़ाई किया जाए। तो आज का जो कंप्लीट सेशन है वो जेपीएससी सिलेबस पे रहने वाला है कि इतने बड़े सिलेबस को मैनेज कैसे किया जाए और कैसे 130 आउट ऑफ 200 स्कोर किया जाए ताकि आप मेंस के लिए आप प्री क्वालिफाई कर सकें। ठीक है, तो बने रहिएगा। हो सकता है थोड़ा लंबा वीडियो बन सकता है, बट कुछ नहीं कर सकते हैं इसमें, चूँकि है ही ऐसा टॉपिक कि ये थोड़ा लंबा खींचेगा। तो फिर भी मैं कोशिश करूँगा 10 से 15 मिनट में ये हो जाए आपका सेशन। ठीक है, तो सबसे पहले बात कर लेते हैं जीएस पेपर 1 की। ठीक है, तो जीएस पेपर 1 में देखिए मैं इस फॉर्मेट में क्यों सामने सिलेबस रखा हूँ। ठीक है, तो जेपीएससी से जब आप सिलेबस डाउनलोड करेंगे तो वो थोड़ा अच्छा नहीं दिखता है। तो इसको एक दे आईएएस है, वो अपने वेबसाइट पे इसको डाल के रखा है, तो वहाँ से मैं डाउनलोड किया हूँ। और टेलीग्राम पे नहीं होगा तो मैं इसको शेयर कर दूँगा ताकि आप इसको प्रिंट आउट करा करके या मोबाइल में रख लें, और जब भी आप पढ़ाई करें तो सिलेबस सामने रहना चाहिए। तो जीएस पेपर 1 में हम लोग चलते हैं फटाक से। तो देखिए यहाँ पे साफ साफ लिखा हुआ कि हिस्ट्री ऑफ इंडिया से 15 क्वेश्चंस आएंगे, जियोग्राफी ऑफ इंडिया से 10 क्वेश्चंस, इंडियन पॉलिटी से 10 क्वेश्चंस। तो ऐसे करके आप देख सकते हैं। उसको पढ़ के मैं समय नहीं बर्बाद कर रहा हूँ, आप लोग स्क्रीन पे आप लोग देख सकते हैं। तो इसमें देखिएगा कि सबसे लास्ट में एक एफ है, झारखंड स्पेसिफिक क्वेश्चंस। तो यहाँ से भी 10 क्वेश्चंस आ जाते हैं, और नेशनल एंड इंटरनेशनल करंट इवेंट्स के 15 क्वेश्चंस हैं। और सबसे लास्ट में आप देख रहे होंगे कि जनरल क्वेश्चंस ऑफ मिसलेनियस नेचर नॉट रिक्वायरिंग सब्जेक्ट स्पेशलाइजेशन such as human rights, environmental protection, biodiversity and climate change, urbanization, sports, disaster management, poverty and unemployment, awards, यूनाइटेड नेशन एंड अदर इंटरनेशनल एजेंसी। तो देखिए आप हिस्ट्री ऑफ इंडिया, जियोग्राफी ऑफ इंडिया, आप इधर से जो भी आपका रेफरेंस होगा, मैं तो बोलूँगा कि लुसेंट काफ़ी है। लुसेंट का अगर आप हिस्ट्री जियोग्राफी कर लेते हैं तो आपको और अलग से कुछ पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। जैसा कि मैंने जेपीएससी का क्वेश्चंस का जो लेवल देखा है मैंने, ठीक है, तो इससे बहुत ज़्यादा आपको घबराने की ज़रूरत नहीं। आप हिस्ट्री जियोग्राफी वहाँ से कर लीजिए। अगर आप बहुत ज़्यादा और नॉलेज का अगर आप शौक़ रखते हैं कि नॉलेज और ज़्यादा हो जाए, थोड़ा क्वेश्चंस का जो एक्यूरेसी है मेरा बढ़ जाए, तो आप घटना चक्र का सॉल्यूशन आप कर सकते हैं। वहाँ से आप उसको सॉल्व करेंगे तो आपको वहाँ से हिस्ट्री और जियोग्राफी अच्छे खासे क्वेश्चंस आपको देखने को मिल जाएंगे। तो मैं ये कह रहा था कि इस पार्ट में हिस्ट्री ऑफ इंडिया और इस पार्ट में जियोग्राफी ऑफ इंडिया, यहाँ पे आपको बहुत ज़्यादा दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है। आप देख रहे हैं कि 5 एंशियंट्स है, 5 मेडिवल्स है और 5 मॉडर्न इंडिया से। तो आप हिस्ट्री के लिए ना आप कुछ मत कीजिए, आप सिर्फ लुसेंट को अच्छे से पढ़ लीजिए। हिस्ट्री का जो पूरा पार्ट है अच्छे से बस पढ़िएगा, आपको देखिएगा ये 10 में कम से कम 7 से 8 क्वेश्चंस आपको पकड़ा जाएंगे। और मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि मतलब आप सोचेंगे कि हिस्ट्री में हम 15 में 14, 15 में 15 सही कर दे, तो ये पॉसिबल नहीं है। वो आपका लक हो सकता है कि आप 1-2 आप बढ़त ले लें, लेकिन अगर आप ये लुसेंट से अगर आप पढ़ते हैं तो 15 में 10 से 12 क्वेश्चंस आपके हो जाएंगे वहाँ से। जियोग्राफी में भी वही है। ठीक है, जियोग्राफी में भी आप लुसेंट थोड़ा सा देख लेंगे। और मैंने बताया ना कि आप एक्स्ट्रा चाहते हैं अगर एज लेना बाकी लोगों से, तो आप घटना चक्र का सॉल्यूशन बना लीजिए। ठीक है, इंडियन पॉलिटी के लिए कुछ मत कीजिए। इंडियन पॉलिटी के लिए क्या कीजिए कि जो लुसेंट का जो पार्ट है, लुसेंट का पॉलिटी, वो पढ़ लीजिए। और जो ये टॉपिक नंबर 3 दिख रहा है ना आपको, डिसेंट्रलाइजेशन, पंचायत एंड म्यूनिसिपैलिटीज़, ठीक है, इस पे थोड़ा सा अच्छे से ध्यान दीजिएगा, क्योंकि इस पे आप आर्टिकल्स वगैरह पूछ लेता है। तो आप चाहेंगे तो आप लक्ष्मीकांत का आप पढ़ लीजिए, सिर्फ यही चैप्टर, लेकिन पढ़िएगा, ज़्यादा मत पढ़िएगा, सिर्फ यही चैप्टर पढ़ लीजिएगा। और इसमें मैं आपको पर्टिकुलरली बता दे रहा हूँ कि इसमें पंचायत और म्यूनिसिपैलिटीज़ में ज़्यादा मत पढ़िए। 73rd 74th अमेंडमेंट अच्छे से पढ़ लीजिए। और कितने सब्जेक्ट्स पे पंचायत को मतलब वो लॉ बनाने का अधिकार है, सॉरी लॉ नहीं मतलब प्लान बनाने का अधिकार है, और म्यूनिसिपैलिटीज़ को कितने सब्जेक्ट पे, और टैक्स लगाने का कौन से आर्टिकल में दिया गया है, रिजर्वेशन किस आर्टिकल में है, ठीक है, जो स्टेट इलेक्शन कमीशन होता है उसका किस में प्रोविज़न है। बस इतना आप देख लीजिए। फिर आप वो तो जानते ही होंगे कि पंचायत का इवोल्यूशन कैसे हुआ इंडिया में। तो अब जब आप कॉन्सेप्ट के लिए, इसीलिए मैं बोल रहा हूँ कि आप लक्ष्मीकांत का
ये चैप्टर स्पेशली पढ़ लीजिए, डिसेंट्रलाइजेशन, पंचायत एंड म्यूनिसिपैलिटीज़। तो ये दो क्वेश्चंस आपको पूछ लिए जाएंगे, ठीक है। अभी तक देखा गया है कि आर्टिकल पे थोड़ा फोकस किया है ना। एक बार 243 ZD पूछ दिया था, जो डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग कमेटी होता है। तो इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि आप सामने सिलेबस रखा कीजिए और सामने प्रीवियस इसका क्वेश्चंस रखा कीजिए। मेरा आपसे बार बार यही रिक्वेस्ट रहेगा कि एक तरफ लेफ़्ट साइड में अगर सिलेबस रख रहे हैं तो राइट साइड में देयर शुड बी प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस पेपर, सो दैट आप पढ़ाई के समय आप भटके ना कि मैंने कुछ ऐसा ना पढ़ लो, आप ऐसा ना पढ़ लें कि आपको लगे कि पढ़ तो लिया बट क्वेश्चंस मिल नहीं रहे हैं, ठीक है। तो आपको ये चीज़ का ध्यान रखना होगा। फिर आपको क्या करना है, देखिए ये जो एरिया है ना, इस पे ध्यान देने की ज़रूरत है। ये यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ कितना क्वेश्चंस है। तो साइंस वाला पार्ट में कुछ नहीं करना है। साइंस में आप किसी भी एक स्टैंडर्ड बुक, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप NCERT 6 to 12 आप पढ़ने लग जाइए, वो सब करना सही नहीं रहेगा। आप क्या कीजिए कि सबसे पहले आप लूसेंट को आप एकदम बाइबल अपना बना लीजिए, लूसेंट पढ़िए, ठीक है। मैंने बहुत बुक पढ़ा है, लेकिन जो चीज़ उसमें मिलता है ना वो कहीं नहीं मिलता है, ठीक है। आप एक से एक स्टैंडर्ड बुक पढ़ेंगे, लेकिन लास्ट में पता चला कि अरे ये तो लूसेंट में भी दिया हुआ है। तो मैं बता रहा हूँ कि आपको निचोड़ लूसेंट में ही मिलेगा। अगर आपको लगता है कि लूसेंट के इक्विवेलेंट और कोई मार्केट में बुक है, ठीक है, तो आप उसको पढ़ सकते हैं, जैसे क्राउन वगैरह है, लेकिन आपको एक रेफरेंस बुक के तौर पर उसको रखना पड़ेगा। यू कैन नॉट स्किप लूसेंट, है ना। अब देखिए मैं ये कह रहा था कि ये जो पार्ट है ना, झारखंड वाला पार्ट, ठीक है, यहाँ से आप देखिए 15 15 30 और 10 40, यहाँ से 40 क्वेश्चंस है। आप ऐसा जगह पे पकड़ बनाइए ना, ठीक है। अभी मैं इकोनॉमिक्स पे अलग से आऊँगा कि इकोनॉमिक को कैसे मैनेज करना है। आप यहाँ से देखिए 15 15 30 और 10 40 क्वेश्चंस हैं यहाँ से, ठीक है। तो ये 10, ये 15, ये 15, 15 15 30 और 10 40, और इसमें क्या है, ये सबसे कम समय आपको लगेगा। क्योंकि आप झारखंड पेपर 2 का जब मैं स्ट्रैटेजी बता रहा हूँ तो वहाँ पे तो आपका कंप्लीट 10 क्वेश्चंस आपको झारखंड से आएंगे, ठीक है। वो आपका तो 2 क्वेश्चन अगर करेंट अफेयर से जोड़ देता है तो 10 में 8 झारखंड से ही आएगा, जो कि एकदम 8 में 8 सही होने लायक स्थिति रहती है। नेशनल एंड इंटरनेशनल करेंट इवेंट्स के लिए मैं उस पर एक अलग से वीडियो बनाना पड़ेगा, क्योंकि करेंट में किस तरह से स्ट्रैटेजी रखना चाहिए उसके लिए अलग है। लेकिन 15 क्वेश्चन ये भी डायनामिक नेचर का है, तो कोई कितना दिन से भी तैयारी कर रहा है तो आप 1 महीना 2 महीना करेंट अफेयर्स पढ़ के आप उसके बराबरी पे आ सकते हैं। और ये जनरल क्वेश्चंस ऑफ मिसलेनियस नेचर है ना, जो लिखा है नॉट रिक्वायरिंग सब्जेक्ट स्पेशलाइजेशन, सबसे ईजी ये है, ठीक है। इसमें टोटल 8 पार्ट हैं और 15 क्वेश्चंस हैं। तो कभी कभी क्या होता है कि एक पार्ट से, जैसे ह्यूमन राइट्स है, एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन है, इससे एक एक टॉपिक से 2 2 क्वेश्चंस पूछ लेगा आपसे, ठीक है। तो 2 2 क्वेश्चंस पूछ लेगा। तो जैसे ह्यूमन राइट्स है, तो आप ह्यूमन राइट्स को कुछ मत कीजिए, आप सिंपल नेट पे पढ़ लीजिए, ठीक है। अगर कोई बुक है तो वहाँ से पढ़ लीजिए, जैसे आपको इसमें मिल जाएगा गवर्नेंस की, अगर आपके पास बुक होगी तो उसमें ह्यूमन राइट्स पढ़ने को मिल जाएगा। बट क्या है कि ह्यूमन राइट्स ज़्यादा नहीं, ह्यूमन राइट्स का इवोल्यूशन कैसे हुआ, कब ह्यूमन राइट कमीशन बना, कौन से डे को मनाया जाता है, इसका मुख्यालय कहाँ है ना। यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट जो कमीशन है वो मुख्यालय कहाँ पे है, फिर वो कौन कौन से एलिमेंट्स हैं, कंपोनेंट्स ऑफ ह्यूमन राइट्स कौन कौन सा है, ठीक है। एक नेचुरल राइट होता है, एक ह्यूमन राइट्स होता है, तो ये सब थोड़ा सा आपको देख लेना है, ठीक है। फिर यूनाइटेड नेशन जो डिक्लेरेशन ऑन ह्यूमन राइट्स है, आप उसको पढ़ सकते हैं, क्योंकि उसी से ह्यूमन राइट्स से ही फंडामेंटल राइट का ये इवोल्यूशन हुआ है। तो ह्यूमन राइट्स को आप उतना से ज़्यादा ना पढ़ें, ठीक है, उतना काफ़ी है। ये 2 नंबर जो है ना, इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन, बायोडाइवर्सिटी एंड क्लाइमेट चेंज, इसमें क्या होता है, बहुत कन्फ्यूजन हो जाता है कि इसमें क्या पढ़ें। आपको क्या करना है इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन में, ठीक है। इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन के लिए जो रिलेटेड लॉज है, जैसे 1972 है, फिर आपका प्रोजेक्ट टाइगर है ना, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट है, फिर आपका प्रोजेक्ट टाइगर है, प्रोजेक्ट एलिफेंट है, ठीक है। फिर अलग अलग आपका इंडिया में फिर क्या है, इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट है 1986 का, फिर है ना फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट है। तो आपको क्या करना है, सिर्फ एक्ट का नाम याद रखना है और कब लागू हुआ था ये रख लेना है, ठीक है। जिसमें आपको ईयर बताते चला जा रहा हूँ कि वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972, फिर प्रोजेक्ट टाइगर 1973, फिर आप क्या इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट 1986,
फिर फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट है ना 1980, फिर प्रोजेक्ट एलिफेंट है 1992। तो ऐसे करके आप क्या करेंगे, ईयर वाइज का एक लिस्टिंग बना लेंगे, ये वहाँ से ज़्यादा नहीं पूछेगा। फिर क्या है बायोडाइवर्सिटी। बायोडाइवर्सिटी में आपको क्या पढ़ना है कि बायोडाइवर्सिटी क्या होता है, बायोडाइवर्सिटी के जो जो 3 तरह के बायोडाइवर्सिटी होते हैं वो देखना होता है। फिर बायोडाइवर्सिटी का डिफिनेशन क्या है ना, इसका वर्ल्ड लेवल पे क्या एक्सपेंशन है, ठीक है, इंडिया में कौन कौन से बायोडाइवर्सिटी के क्षेत्र माने जाते हैं, ठीक है, इंडियन सब कॉन्टिनेंट में, ठीक है। फिर है क्लाइमेट चेंज। क्लाइमेट चेंज पे आपको क्या करना है, राइट फ्रॉम द बिगनिंग ऑफ द 1960s, जब वहाँ से शुरू होता है कि क्लाइमेट चेंज भी एक क्या है, एक प्रॉब्लम्स है, एक चैलेंजेस है, तो वहाँ से कैसे फिर वो क्लाइमेट चेंज के बारे में अलग अलग यूनाइटेड नेशन में यह मामला जाता है, और फिर कैसे 1992 में जो आपका जो रियो समिट होता है वहाँ से इन्वॉल्वमेंट होता है यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क ऑन क्लाइमेट चेंज, ठीक है। तो वहाँ से UNFCCC से लेकर के पेरिस क्लाइमेट चेंज से लेकर के अभी जो COP27 COP26 का जो भी आपका रिजोल्यूशन या उसका जो भी आउटकम आया है, तो इस तरह से देखना पड़ेगा, ठीक है। इसमें क्योटो प्रोटोकॉल भी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। क्योटो प्रोटोकॉल हो गया, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल हो गया, ये सब कब लागू हुए थे, कौन से ईयर में, कहाँ पे कौन सा समिट हुआ था, ये आपको देखना होता है, ठीक है। अर्बनाइजेशन में कुछ नहीं करना। अर्बनाइजेशन में आप क्या करेंगे कि थोड़ा सा सेंसस पढ़ लेंगे कि अर्बनाइजेशन में कौन से स्टेट में सबसे ज़्यादा अर्बन पॉपुलेशन है, कहाँ सबसे कम है, कहाँ पे अर्बनाइजेशन का लेवल क्या है। जैसे गोवा दिल्ली के कॉन्टेक्स्ट में आपको पढ़ना पड़ता है ज़्यादा, ठीक है, वहाँ की लिटरेसी रेट क्या है। तो कहने का मतलब ये है कि अर्बनाइजेशन के साथ साथ आपको थोड़ा सा इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट का भी आइडिया लेना पड़ेगा, ठीक है, कि कौन सा शहर में सबसे ज़्यादा अर्बनाइजेशन है, अर्बनाइजेशन से क्या क्या प्रॉब्लम है ना। तो थोड़ा सा इसमें क्या होता है, एनालिटिक्स वाला क्वेश्चन ज़्यादा बनने का चांस रहता है, लेकिन वो आप जब अर्बनाइजेशन को पढ़ेंगे, इसको आप जियोग्राफी के ह्यूमन जियोग्राफी जो है आप वहाँ से पढ़ सकते हैं, इस टॉपिक को कवर कर सकते हैं। स्पोर्ट्स में कुछ नहीं होता है, जो 1 साल के अंदर में जो भी क्रिकेट या आपका टेनिस है ना, टेनिस क्रिकेट या जो भी स्पोर्ट्स हुआ रहा होगा, जो फेमस रहा होगा, क्रिकेट हो गया, फुटबॉल हो गया, टेनिस हो गया, तो ये सब आपको ध्यान में रखना पड़ेगा, ठीक है। फिर डिजास्टर मैनेजमेंट में क्या करना है आपको, डिजास्टर मैनेजमेंट अच्छे से पढ़ना है। डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट जो है 2005 का, कि डिजास्टर मैनेजमेंट होता क्या है, ये कौन से मिनिस्ट्री के अंदर में आता है, ठीक है। जैसे डिजास्टर मैनेजमेंट जो एक्ट आया है वो कौन कौन सी मिनिस्ट्री उसको गाइड करती है, कौन सी उसको इम्प्लीमेंट करती है, कौन सी मिनिस्ट्री, ये आपको कमेंट में बताना भी है, ठीक है। कब आया, स्टेट के लिए कौन सा उसमें क्या नियम है ना। फिर नीचे लेवल पे, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे क्या उसका स्ट्रक्चर है ना। तो एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर आपको उसमें पढ़ना होता है, कब आया, कब से लागू है, उसका चेयरमैन कौन होता है, डिप्टी चेयरमैन कौन होता है, स्टेट में चेयरमैन कौन होता है, स्टेट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी का, ठीक है। तो इस तरह से आप डिजास्टर मैनेजमेंट पढ़ सकते हैं। तो इसको आप मनीष रंजन का बुक जो झारखंड का जो एग्ज़ाम है, झारखंड जो पेपर 2 है वहाँ भी अच्छे से दिया हुआ है, आप उड़ान से भी कर सकते हैं, या फिर आप नेट पे सिंपल डिजास्टर मैनेजमेंट फॉर JPSC या डिजास्टर मैनेजमेंट फॉर UPSC पढ़ेंगे तो आपका 2 पेज का एक नोट्स आएगा, वहाँ से आपको बहुत अच्छा मिल सकता है, ठीक है। देखिए इतना डिटेल में ना आपको कोचिंग वाले भी नहीं बताएंगे, क्योंकि कोचिंग वाले को खुद भी नहीं पता है कि इसमें पढ़ना क्या होता है, ठीक है। आपको ये सब वही बताएगा जो खुद प्रैक्टिस में है ना। तो ये वीडियो अगर कोचिंग वाले भी देखेंगे ना तो आने वाले सेशन में इसको इंक्लूड करेंगे, ठीक है। आपको फ्री फोकट का मिल रहा है तो ऐसा नहीं कि इसको मतलब ऐसे ही नज़रअंदाज कर दिया जाए। हमेशा फ्री की जो चीज़ें होती हैं उसका अहमियत नहीं होता, मुझे पता है, बट मेरी कोशिश है कि जो भी समय मिल रहा है उससे आप लोगों को बेनिफिट हो पाए, ठीक है। तो कोचिंग वालों को खुद कितना क्या पढ़ाना होता नहीं पढ़ाना होता उनको खुद भी पता होता है। इतना डेप्थ एनालिसिस कोई नहीं बताएगा, कोई भी कोचिंग वाला। इतना चीज़ बताने के लिए 3 दिन बुलाएगा अपने कोचिंग के क्लास में, है ना। वो आप भी पूरा उछल के जाएंगे एकदम कि हाँ जा रहे हैं कोचिंग जा रहे हैं कुछ सीखेंगे, बट सीखने कुछ मिलेगा नहीं, है ना। कुछ आप लोगों में से कुछ कोचिंग ज्वाइन कर रहे होंगे तो इस बातों को अच्छे से समझ रहे होंगे, ठीक है। पॉवर्टी एंड अनएम्प्लॉयमेंट। पॉवर्टी एंड अनएम्प्लॉयमेंट में क्या करना है कि पॉवर्टी में देखना है कि पॉवर्टी क्यों होगा, जब देश की इकोनॉमी थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिक होगा, पॉपुलेशन ज़्यादा है। पॉवर्टी का मतलब क्या है कि बेसिक नीड्स जो है वो हम लोग नहीं पूरा कर पा रहे, ठीक है। तो पॉवर्टी में एक एब्सोल्यूट पॉवर्टी होता है, एक रिलेटिव पॉवर्टी होता है। तो दोनों का डिफिनेशन देख लीजिएगा
कि एब्सोल्यूट पॉवर्टी क्या होता है, रिलेटिव पॉवर्टी क्या होता है, इसके क्या कंपोनेंट है, पॉवर्टी को मापने के तरीके क्या हैं, है ना, व्हाट आर द मेजरमेंट, है ना, व्हाट आर द कंपोनेंट्स ऑफ पॉवर्टी मेजरमेंट, है ना, पॉवर्टी को मापा कैसे जाता है, तो उसके अलग अलग डायमेंशंस होते हैं, ठीक है, जैसे मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स है, उसके द्वारा भी जाना जाता है, HDI से भी हम लोग मापते हैं, ठीक है। फिर आपका नीति आयोग अलग अलग टाइम पे कुछ इंडेक्स इशू करती है, ठीक है। फिर बता ही दिया है एब्सोल्यूट पॉवर्टी और रिलेटिव पॉवर्टी क्या है। तो इसको पॉवर्टी को हटाने के लिए, एरेडिकेट करने के लिए, पॉवर्टी को कम करने के लिए अलग अलग सरकारें स्कीम चलाती है, ठीक है। तो आपको उस स्कीम को याद रखना पड़ेगा, ठीक है। राइट फ्रॉम द 1980s, है ना, 1970 1980s के दौर में बहुत सारे स्कीम आए थे पॉवर्टी और अनएम्प्लॉयमेंट को दूर करने के लिए। तो आपको जैसे ट्राइसम हो गया, प्रधानमंत्री रोजगार योजना हो गया, तो इस तरह से आपको क्या पूछा जाएगा ना, उसका आपका ईयर पूछ लिया जाएगा, ठीक है, कि ये प्रोग्राम कब आया था। तो ट्राइसम वगैरह तो पूछ चुका है, स्वर्ण जयंती स्वरोजगार योजना भी पूछा जा चुका है। तो अभी जैसे क्या है कि नेशनल अर्बन लोकल लाइवलीहुड मिशन है ना, फिर रूरल में लाइवलीहुड मिशन है, वैसे ही नेशनल, है ना, रूरल लाइवलीहुड मिशन। तो इस तरह का प्रोजेक्ट आते रहता है, ठीक है। तो आपको वो चीज़ ध्यान रखना पड़ेगा। अनएम्प्लॉयमेंट में भी सेम है, अनएम्प्लॉयमेंट क्या होता है वो आपको पढ़ना पड़ेगा, टाइप्स ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट, है ना। तो इसमें सबसे ज़्यादा जो पूछा जाता है वो डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट को पूछ लिया जाता है कि इफ़ द रीजनल प्रोडक्टिविटी इज़ जीरो देन विच टाइप ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट इज़ कंसिडर्ड। तो आपको नीचे में ऑप्शन दे दिया जाएगा, ठीक है। फिर लिखा जाएगा, फिर फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट होता है, फिर साइक्लिक अनएम्प्लॉयमेंट होता है, फिर, है ना, अंडर अनएम्प्लॉयमेंट होता है। तो जब आप अनएम्प्लॉयमेंट का टाइप पढ़ेंगे, इसके लिए आपको कुछ नहीं करना है, आप गूगल सिंपल डालेंगे गूगल में अनएम्प्लॉयमेंट टॉपिक फॉर UPSC या JPSC, तो आपको ये टाइप्स ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट आ जाएंगे, उसका फीचर्स आ जाएगा, तो उसी से आपको पूछेगा। फिर अनएम्प्लॉयमेंट को हटाने के लिए अलग अलग स्कीम लाया जाता है, तो थोड़ा सा आप स्कीम का भी नॉलेज रख लेंगे तो यहाँ से ये टॉपिक पकड़ा जाएगा, ठीक है। सबसे इंटरेस्टिंग है 8 नंबर, यूनाइटेड नेशन एंड अदर इंटरनेशनल एजेंसी। तो इसमें कुछ नहीं पूछता है, ज़्यादा आपसे पूछ लिया जाएगा कि यूनाइटेड नेशन का फॉर्मेशन कब हुआ था, इसके कितने अंग हैं, मुख्यालय कहाँ पे है, ठीक है। रिसेंट में कोई अगर यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली का कोई मीटिंग हुआ होगा, समिट हुआ होगा, तो वो पूछ लिया जाएगा। फिर आपको क्या होगा कि कोई अगर टेम्परेरी मेंबर बना होगा यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल का, तो उस कंट्री का आपको नाम याद रख लेना है ना। जैसे अभी अफ्रीकन कॉन्टिनेंट से 2 कंट्री बने हैं मेंबर, एक एशिया से जापान बना है, ठीक है, एक साउथ अमेरिका से बना है इक्वाडोर। तो आपको चलिए कमेंट में आप लोगों 5 कंट्री का नाम बताइए जो अभी, है ना, टेम्परेरी मेंबर बने हैं यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल का, UNSC का। 5 तो जानते ही हैं, है ना, कि 5 परमानेंट हैं, बाकी 10 टेम्परेरी होते हैं, तो वो समय समय पे 2-2 साल के लिए बदलते रहते हैं। तो आपको इस तरह से पढ़ना पड़ेगा। और इसमें इकोनॉमिक्स बच गया। इकोनॉमिक्स के लिए क्या करना है ना, आप इसके लिए पढ़ने जाएंगे ना, हालत ख़राब हो जाएगी। ये जो टॉपिक है इकोनॉमिक एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट, हालत ख़राब हो जाएगी, और पढ़ते पढ़ते ना हालत ख़राब हो जाएगा, और ये क्वेश्चंस पकड़ाए भी गए भी नहीं। तो इसको मैं सिंपल आपको बता दे रहा हूँ कि क्या करना है। इसमें क्या कीजिए ना, बेसिक फीचर्स ऑफ इंडियन इकोनॉमी जो है, GDP GNP, ठीक है, NNP और नेशनल इनकम, ये 4 चीज़ अच्छे से पढ़ लीजिए। यहाँ से आपको 2 क्वेश्चंस पकड़ा जाएगा, ठीक है। फिर क्या करना होगा, सस्टेनेबल डेवलपमेंट एंड इकोनॉमिक इश्यूज़। तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट सीधा टॉपिक उठाइए और पढ़िए, ज़्यादा इकोनॉमिक्स मत पढ़िए, जितना जो टॉपिक लिख रहा है ना सस्टेनेबल डेवलपमेंट एंड इकोनॉमिक इश्यूज़, तो आप पढ़िए कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट होता क्या है, इसका कंपोनेंट्स क्या है, कब आया था, क्या चैलेंजेस है, यूनाइटेड नेशन ने इसके लिए आगे क्या रखा है, इंडिया ने क्या करके रखा है। तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट इसलिए मैं अच्छे से आपको पढ़ने के लिए बोल रहा हूँ कि इसका मेंस में बहुत बड़ा रोल है। तो अगर आप इसको पढ़ लेते हैं ना, तो आपको मेंस में भी हेल्प होगा। और सस्टेनेबल डेवलपमेंट एंड इकोनॉमिक इश्यूज़ जो है ना, 4 क्वेश्चन जो लिख रहा है, तो इसके लिए आपको प्रीवियस ईयर्स का क्वेश्चंस देखना पड़ेगा कि इस टॉपिक से बना क्या क्या है क्वेश्चंस। तो इसीलिए मैं बोल रहा हूँ कि सामने में प्रीवियस ईयर्स का क्वेश्चन से रखना पड़ेगा आपको, ठीक है। फिर है इकोनॉमिक रिफॉर्म्स एंड ग्लोबलाइजेशन, ठीक है। तो इकोनॉमिक रिफॉर्म्स में आपको क्या करना है, सीधा इकोनॉमिक रिफॉर्म्स में आपको 1991 एंड ऑनवर्ड्स पढ़ना है। थोड़ा सा 1991 का
बैकग्राउंड पढ़ लेता है कि ऐसी क्या स्थिति हुई कि इकोनॉमिक रिफॉर्म्स 1991 में लाना पड़ेगा। तो यहाँ पे क्या है कि 1991 का इकोनॉमिक पॉलिसी जो है, न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी, वो पढ़ना पड़ेगा। और उसके लिए सरकार ने क्या क्या किया, कैसे फेरा आता है, फिर फेमा आता है, फिर कैसे वहाँ से IMF का रोल बढ़ता है, और कैसे इंडिया वहाँ से अपना जो है ना, जो इकोनॉमिक पॉलिसी है वो पहले क्या था, बहुत रिजिड था, वहाँ से कैसे फ्लेक्सिबल इकोनॉमिक पॉलिसी होता है, और वहाँ से धीरे धीरे इंडिया में FDI का आना शुरू होता है, और धीरे धीरे कैसे मार्केट जो है वो कैसे बढ़ता है, और मार्केट में जो रेगुलेशन जो पहले था वो कैसे रेगुलेशन को फैलिसिटेशन में बदला जाता है। तो ये सब चीज़ें आपको पढ़नी पड़ेगी। तो आपको क्या करना है इसमें, ज़्यादा अगर आपको कॉन्सेप्ट अगर समझ में नहीं आएगा तो क्या कीजिएगा, घटना चक्र का ये जो टॉपिक है इसको आप सीधा ऑब्जेक्टिव लगा लीजिएगा। ठीक है, मैं फिर से आपको कह रहा हूँ, कोचिंग वाले इसमें आपके 1 महीना टाइम ले लेंगे, आपका कुछ नहीं होगा। ठीक है, 1 सप्ताह लगेगा, थोड़ा सा कॉन्सेप्ट पढ़ लीजिएगा, उसके बाद सीधा ऑब्जेक्टिव लगा लीजिएगा, नहीं तो बेड़ा पार नहीं होगा इसमें। ठीक है, तो दिस इज़ व्हाट ऑल अबाउट द पेपर 1 स्ट्रैटेजी, है ना। तो मैंने कोशिश किया कि आपको कैसे करना है करके। इसमें अगर कोई डाउट है तो बताइए, क्योंकि वीडियो लंबा हो जाएगा, इसलिए इसमें मैं जनरल स्टडी पेपर 2 का इसमें नहीं वो कर रहा हूँ, सिर्फ पेपर 1 का कर रहा हूँ। वीडियो पसंद आए तो कमेंट कीजिएगा, कुछ कमी लगता है वो भी कमेंट कीजिए, कुछ बढ़िया लगता है वो भी कमेंट कीजिए। ठीक है, रात के 11 साढ़े 11 बज रहे हैं, फिर भी मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ। मुझे लगा कि इस पर कुछ करना चाहिए ताकि आप लोगों के लिए कुछ बेनिफिट हो पाए। बाकी अगर कोचिंग का चस्का लगा हुआ है कि बिना कोचिंग में पढ़े कोई चीज़ हम समझ नहीं पाते हैं, तो उसका कोई उपाय है नहीं। चलिए, सबको ढेर सारी शुभकामनाएं। गुड नाइट।